हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के कुछ आंदोलन घटनाएं और जो समझौते हुए थे जो एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ से आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का समझो। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये लिखा है कौन कौन से आंदोलन हम पढ़ने जा रहे हैं और कौन कौन से समझौते जो इतिहास में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान से हम देखते चलेंगे। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो हम सब शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा पढ़ते हैं, ए ओ ह्यूम। तो इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम था। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तथा कहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तथा उस समय पर वायसराय कौन था? तो उस टाइम जो था वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तथा इसका नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो ये सब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 1916 का आ जाता है होम रूल आंदोलन। कब हुआ था आंदोलन? 1916 में हुआ था। तो होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। इसमें कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पे स्टार्ट किया था? बेलगाम, पुणे में। और एनी बेसेंट ने कहाँ से स्टार्ट किया था? मद्रास से स्टार्ट किया था होम रूल आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोलैक्ट एक्ट। तो 19 मार्च 1919 को यह रोलैक्ट एक्ट आया था, जिसे काला कानून कहा जाता था। तो यह बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील का कानून था। यानी कि इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। तो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून इसको कहा जाता है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन्होंने जो है इसका विरोध किया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जब इसका विरोध किया गया था। तो रोलैक्ट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। तथा उससे कुछ ही दिन बाद 13 अप्रैल 1919 में लोग जो है पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। ये सब घटना आप जानते ही होंगे। इसकी डेट बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट डेट है ये, 13 अप्रैल 1919। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, यानी कि अंग्रेजों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तथा रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि दी थी, उन्होंने यह अपनी उपाधि लौटा दी थी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। तो यह भी पूछा जाता है कि हंटर कमीशन का नियुक्त कब किया गया था? तो 1919 में हंटर कमीशन का नियुक्त किया गया था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मरे, यानी कि जब अंग्रेजों ने जांच पड़ताल करवाई तो उसमें 379 व्यक्तियों को मरा हुआ बताया, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। उस समय पर जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। अब जैसा यहाँ 2 गेट थे, एक गेट इधर था, एक गेट इधर था, तो हंसराज ने इधर से यहाँ से बाहर से बंद कर दिया तथा वो डायर को वो जो है सूचना दे दी। तो वो डायर ने उसे भेज दिया, जनरल डायर को, आर डायर को, तथा यहाँ पर जाकर उनको गोलियां चलवा दी। दोस्तों, लोग अपनी जान बचाने के लिए, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब, एक कुआं था, कुएं तक में कूद गए थे। वह कुआं भी मौत से भरा हुआ निकला था, लोगों की मृत्यु से। तो यहाँ आप जानते हैं क्या हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी दोस्तों 1919 में हुआ था। यह बहुत पूछा जाता है तथा यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पैट का तो इसका फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी वालों को तो दोनों वर्ष पूछा गया है। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शौकत अली और मोहम्मद अली, यानी कि अली बंधु थे, तो उन्होंने शुरू की थी। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ था।
ब्रिटेन के वासी जो थे, ब्रिटेन के जो सरकार थी वो तुर्की का विभाजन कर रहे थे तथा वहां पर जो खलीफा का पद था उसको समाप्त कर रहे थे। तो उसके लिए एकजुट होकर सभी संसार के मुसलमानों ने एकजुट होकर वह आंदोलन किया। तो भारत में यह किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन। इसमें जो है इनका सपोर्ट महात्मा गांधी ने भी इसकी अध्यक्षता कर दी थी, क्योंकि जो है महात्मा गांधी इसमें हिंदू और मुस्लिमों को जोड़ना चाहते थे, हिंदू प्लस मुस्लिम को एकता करना चाहते थे तथा इसमें जो है वज्र। नेक्स्ट देखते हैं अब असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, क्योंकि लोग गुस्सा थे। अमृतसर की जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, तो उससे भी गुस्सा थे तथा अंग्रेजों का बहिष्कार बहुत बुरी तरह से किया गया था इसमें। उसके बाद चोरी चारा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चोरी चारा कांड हुआ था। इसमें क्या है? महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चोरी चारा नामक स्थान पर पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस वालों की जलकर मौत हो गई तथा इसके उपलक्ष्य में इसके बाद में जो है गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था तथा गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था बाद में। उसके बाद अब देख लेते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ की थी, क्योंकि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट की थी तथा 6 अप्रैल 1930 तक यह चली थी, जिसमें नमक कर का गांधी जी ने विरोध किया था। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने जो है 11 सूत्रीय मांग रखी। उसमें बहुत सारी उसमें बहुत सारी मांगे थी। जो उस समय पर वायसराय था लॉर्ड इरविन, तो उससे यह मांगे रखी, लेकिन जो है इरविन ने इसको अस्वीकार कर दिया, गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांग थी। तथा उसका परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी बातें नहीं मानेंगे। अब उसके बाद यह भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पर वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था वायसराय। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन ये आप जानते ही होंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में तथा तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आप ये बात भी आधे से ज्यादा जानते होंगे। तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो गोलमेज आप जानते ही हैं, गोलमेज का मतलब है कि ऐसे राउंड टेबल लगा के लोग चारों तरफ बैठते थे। तो अंग्रेज भी बड़े चालू इस किस्म के इंसान थे, ये दिखाना चाहते थे कि हमारे लिए सब बराबर हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। डेट याद करने की जरूरत नहीं है वाली, बस तुम 1930 याद कर लो। स्थान कहाँ था? सेंट जेम्स पैलेस यानी कि लंदन में हुआ था। उस समय का अपने यहाँ वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्होंने इसमें भाग लिया, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। जब गांधी जी ने उन्होंने भाग न लिया तो वहां के प्रधानमंत्री ने वायसराय को, इरविन को बोला कि भाई इन गांधी जी को समझाओ ये क्या क्या मांग करना चाहते हैं। तो लॉर्ड इरविन की शर्तें थी कुछ, क्या शर्तें थी? कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, यानी कि समझौता अगर हम कर लेंगे आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ठीक है, दूसरी बात होगी। तीसरी है ब्रिटिश शासन का सामान का बहिष्कार ना किया जाए। लोग, भारतीय लोग जो बुरी तरह से बहिष्कार कर रहे थे ना, उनके बनाए हुए कपड़े नहीं पहनते थे, उनके बनाए हुए स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे थे। तो गांधी जी ने भी इसके बारे में कुछ शर्त रख दी। क्या? 11 सूत्रीय मांग थी गांधी जी की भी। तो गांधी इरविन समझौता किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इसमें 11 सूत्रीय मांग कौन कौन सी थी आप देख सकते हैं। शराब पर प्रतिबंध लगाना था, विनिमय की दर घटाकर सीलिंग 4 पैसा कर दी जाए, भूमि लगान आधा हो जाए और उस पर काउंसलिंग का नियोजन रहे,
नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है, सेना संबंधी व्यय से कम 50% की कमी हो। ये इसमें से कोई से भी 4-5 दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि आप इनमें से कौन सा नहीं था, 3 इनमें से दे देगा कोई सा भी, चौथा अलग दे देगा। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया गया। विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध लगे। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए ही सुरक्षित रहें और इसके लिए कानून का निर्माण हो। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ा दिया जाए। उसके बाद गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए और उस पर जनता का नियंत्रण रहे। आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। अंग्रेज जो है इसकी अनुमति नहीं देते थे ना। चलिए, तो ये 11 सूत्री मांग थी। तो इरविन ने केवल दिखाने के लिए यह कह दी कि ठीक है हम तुम्हारी बात मानते हैं। तब जो है गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। तो 7 सितंबर 1931, यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। वायसराय कौन था उस समय पर? लॉर्ड लिनिथगो था। सदस्य कौन कौन सम्मिलित हुए थे इसमें? मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना। दलित वर्ग के कौन थे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? गांधी जी गए थे। तो एक और बात इंपॉर्टेंट है इसमें पूछी जाती है, जो गांधी जी एस राजपुताना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो इसमें विंस्टन चर्चिल भी कहीं कहीं नाम आता है, तो जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक धोती और ऊपर से धोती में कपड़े में गए थे। उसके बाद गांधी जी को यहाँ पर इनकी बातें पसंद नहीं आई, तो गांधी जी वह मीटिंग छोड़कर चले आए तथा यहाँ आकर अंग्रेज जो है गुस्से आ गए और गांधी जी को जेल में बंद कर लिया। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। कांग्रेस की जो बातें नहीं मानी गई, तो उसके बाद जो है जब गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया उस बात पे, क्योंकि वो मीटिंग छोड़ के आ गए वहां से, तो पूना समझौता हुआ। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यह पूना समझौता हुआ। कहाँ? यरबदा जेल पुणे में हुआ था 1932 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, और किस किस के बीच हुआ था, ये सभी बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या क्या समझौता हुआ? केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया गया। उसके बाद प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से 148 कर दी गई। तो पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। उसके बाद अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की मांग कब हुई? 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी। उसके बाद जो है माउंट बेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को वायसराय माउंट बेटन ने भारत को विभाजन कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी हुई तथा एक दिन पहले उसे 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब जो भारत का विभाजन करने आए थे तो उसका नाम था सर रेड क्लिफ था। वह उससे पहले कभी भारत नहीं आए थे, वह नहीं जानते थे कि यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, वह सब कुछ नहीं जानते थे। फिर आए और यहाँ से कुछ कुछ थाने थे, जहाँ जहाँ उन थानों को बिंदु खींचा ऐसे और लाइन खींच दी। पुलिस चौकी या थाने थे जो कि उसको मिला दिया। उसको नहीं पता था कि किसी का घर इधर रह गया और तो किसी का खेत इधर रह गया, किसी का घर इधर, किसी का खेत इधर रह गया। बस उसने तो यहाँ से इधर को बिंदु बिंदु मिला के थानों की इधर को कहता कि ये पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा इधर की तरफ, उधर ये पश्चिम पाकिस्तान हो जाएगा। तो इस तरह से भारत का विभाजन रेड क्लिफ ने कर दिया, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन। 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान की थी। इसमें क्या था, ये विनोबा भावे जो पूरे देश की यात्रा कर रहे थे घूम घूम कर, तो आंध्र प्रदेश के एक गांव में पहुंचे वो, वहां पर देखा कि लोगों ने कहा कि अगर हमें कुछ कार्य मिल जाए, कुछ भूमि मिल जाए तो हम भी कुछ अपना कमाकर खा लेंगे। तो इस तरह से भूमि आंदोलन हुआ था, भूदान आंदोलन। तो दोस्तों इस तरह से हमारी वीडियो खत्म हुई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।